ये लड़के तो चलो देखो जी, आज हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है। और यह समांतर श्रेणी जो है 5वां चैप्टर है, ठीक है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको हम शॉर्टकट में एपी कहेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है, और कोई सीरीज दिया हो तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम आप लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के हेल्प से जल्दी समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अब इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अब देखिए, सबसे पहले तो जानिए समांतर का मतलब। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, ठीक। यानी में जिन दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक प्रकार का यह सीरीज है, श्रृंखला है, और इसके बीच का हम अंतर देखेंगे। इस एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, इसके बीच में 2 का अंतर है, ठीक। फिर इसके बीच में कितने का अंतर है, 2 का, इसके बीच में 1 का, ठीक है। फिर इसके बीच में कितने का अंतर है, -2 का कह सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद कितना हुआ है, घटा हुआ है। अब एक और ले लीजिए, अब इसके बीच का अंतर देखिए कितना है, 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। तो यानी में जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान होगा, बराबर होगा, उसी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में और इसके बीच का अंतर देखिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, 1 आ गया है, यहाँ पे फिर -2, इसलिए इसको हम कहेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि इस तरह का कोई श्रेणी हमको दिया हो तो हम उसको देख के हम कैसे पता करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। दूसरी बात, और इसमें सबसे हम पहले पद को हम ए से दर्शाते हैं, इसको हम कहते हैं पहला पद, और पहले पद को हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इसको हम कहेंगे सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी पहला पद ए, लेकिन इसी क्रम में देखिएगा तो यह हो जाएगा दूसरा पद, हो जाएगा ना दूसरा पद। तो पहला पद ए, यदि दूसरा पद ए, तीसरा पद भी यदि हमको इस तरह का निकालना हो तो पहले पद को इस तरह से देखा जाए तो इसको ए और A1 दोनों कहेंगे, दूसरे पद को हम A2 कहेंगे, और यह तीसरे पद को A3। इस तरह अगला मिलेगा तो उसको हम A4 कह देंगे, चौथा पद A5 होएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 5वां पद कहेंगे, ठीक है। अब आप लोग से हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आप लोग रिप्लाई करिएगा, यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसको मिटा रहे हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, बस हमको इसमें यही चेक करना है कि कौन समांतर श्रेणी में है, कौन नहीं है, ठीक है। आइएगा, एक और हम आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आप लोग से पूछें कि अगला पद क्या होगा, देख रहे हैं। अब इसको आप लोग देख करके गेस करके बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यह समांतर श्रेणी में है। देखिए, इसके बीच का अंतर कितना है, 3, इसके बीच का अंतर 3 ही है, और इसके बीच का अंतर क्या है, 3 ही। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, यह सार्वंतर निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास, D = A2 - A1। हमेशा दूसरे में से हम क्या करेंगे, पहले वाले को घटाएंगे, और नहीं तो फिर यह तीसरे में से दूसरे वाले को, और नहीं तो फिर यह क्या हो जाएगा, चौथे में से तीसरे वाले को।
ठीक है। अब इससे हमको यह पता करना है कि इसका अगला पद क्या होगा, तो इसी लास्ट वाले पद में हम क्या करेंगे, सार्वंतर को जोड़ देंगे। जैसे 12 में हम जैसे 3 के बाद 6 आया है, तो इसी में हम क्या किए, इसको जोड़ देंगे तो यह पता चल जाएगा। फिर इसमें अगर इसको हम जोड़ देंगे तो यह पता चल जाएगा। फिर इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो यह पता चल जाएगा। अब इसी तरह 12 में हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। यानी में यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 15। यानी पहला पद पता हो और सार्वंतर पता हो तो आगे कौन सा पद आएगा उसको हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल की तरह मान लीजिए कि इसका इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी 15 में फिर क्या करेंगे, 3 हम जोड़ देंगे। यदि 15 हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा अगला पद हमको पता चल जाएगा। यानी 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 18 हो जाएगा। यानी पहला पद और सार्वंतर हमको पता हो तो हम उसके अगले पद को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक यही था और इसमें कोई फार्मूला है नहीं। इस पूरे चैप्टर में केवल 3 से 4 फार्मूला है, जो इस चैप्टर में किसी भी फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम कोई फार्मूला नहीं देखेंगे, सिर्फ 2 ही फार्मूला देखेंगे। फार्मूला के तौर पे मान लीजिए एक तो यह सार्वंतर D बराबर हो जाएगा, ठीक है, और एक जो है पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, ठीक है। और सबके बीच का अंतर समान होगा तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। सबके बीच का अंतर समान नहीं होगा तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसे देखिए ये अभी AP में है और यह भी AP में है, देख रहे हैं, क्योंकि इसमें सब में बीच बीच में क्या हो रहा है, 3-3 का अंतर आ रहा है और इसमें 5-5 का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे, और इसमें कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, पहला में देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP का मतलब समझ ही रहे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। कह रहा है कि यह नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, और यदि समांतर श्रेणी में है तो क्यों है। ठीक है, और ये आप लोग को हम समझाए हैं कि नॉर्मल हमेशा अंक ही दे करके नहीं पूछेगा, इस तरह का इबारती की तरह भी क्वेश्चन दे देगा और कहेगा ये AP में है कि नहीं है, और है तो क्यों है, आंसर दीजिए। तो देखो, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद कार टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यहाँ से उठाइए आप लोग, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी में आप कहीं जा रहे हैं तो अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए 15 रुपये हमको देना पड़ेगा। एक छोटा सा हम डायग्राम के तौर पे देखिएगा, बना रहे हैं ताकि डायग्राम से जल्दी समझ लोगे। जैसे देखिए, यहाँ से 1 2 3 कर देते हैं। अब यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है ना, तो इसके लिए किराया 15 रुपया फिक्स है। ठीक है, लेकिन ठीक अगर इसके बाद यदि एक्स्ट्रा चलते हैं, कह रहे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी में स्टार्टिंग में आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद से मान लीजिए किलोमीटर और आपको चलने का मन किया या चले या ज़रूरत पड़ी, तो उसके बाद यदि चलते हैं तो उसमें आपको देना पड़ेगा 8 रुपया और। यानी में 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपया, और 2 किलोमीटर चले तो इस 15 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। तो यह आपका हो जाएगा 15 + 8 बराबर कितना होगा, 23। यानी में 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपया, और यहाँ से 2 किलोमीटर चले तो 23 रुपया। फिर यहाँ से किलोमीटर और मान लीजिए आपको चलने की ज़रूरत पड़ी, चले तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 23 में हम 8 फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 23 में हम फिर 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 31 रुपया। यानी पहले किलोमीटर चले तो 15 रुपया, फिर अगर उसके बाद 1 किलोमीटर और चले तो कितना हो गया, 23 रुपया, और फिर उससे 1 किलोमीटर और आगे चले तो 31 रुपया। देख रहे हैं, अब कह रहा है या 15 है या 23 है और यह क्या है, 31 है। इसको हम A1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, A2, और इसको क्या कहेंगे, A3। अब इसी से हमको पता चल जाएगा कि ये 15,
23 और 31 यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए। लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, इसको हम A1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 15, यानी में 1 किलोमीटर चले तो 15 और 2 किलोमीटर चलेंगे तो कितना आया मेरे पास 23 और तीसरा किलोमीटर चले हैं तो 3 किलोमीटर तो 31। ठीक है, तो यहाँ पे मन करेगा तो लिख लीजिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, 2 किलोमीटर के लिए किराया और 3 किलोमीटर के लिए किराया। तो यह 15 हो गया, या 31 हो गया, और यह क्या 15 हो गया, 23 हो गया और 31 हो गया। और एक प्रकार का क्या बन गया, यह सीरीज बन गया 15, 23 और 31। इस तरह हम आगे डाट डाट करके बनाते जाएंगे। फिर 31 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39। फिर 39 में हम 8 जोड़ेंगे तो 39 में हम 8 जोड़ेंगे तो 47 होगा। इस तरह क्या होगा, यह बनता जाएगा। अब चेक करिए इसको हम A1, इसको A2 और इसको A3 और इसको A4। चेक करने का उपाय एक और है, देखिए या इसको हम कहेंगे क्या A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। अब चेक करने का उपाय देखो, A4 माइनस A3, फिर A3 माइनस A2 और फिर A2 माइनस A1। अब देखो A4 का मान कितना है 39 और A3 का मान 31, फिर A3 का मान 31 और A2 का मान 23 और फिर A2 का मान 23 और यह A1 का मान 15। ठीक है, अब घटाओ तो 39 में से 31 घटाओ तो 9 में से 1 निकला तो 8, फिर 31 में से हम 23 घटाएंगे तभी क्या आएगा 8 ही आएगा, और इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। यानी हम देख रहे हैं D का मान क्या है, समान है, समान है यानी में बराबर है। अब D का मान यदि सब में बराबर है तो क्या होगा, हम लिख देंगे सार्वंतर क्या है, सार्वंतर बराबर है, इसलिए क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे सार्वंतर क्या है, बराबर है या समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ये फिगर देखो, बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है। हम बना दिए ताकि आसानी से आप लोग क्या हो समझ में आए। पहला क्वेश्चन उतारो, फिर चलते हैं आगे। तेरा बच्चों पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। दिया है किसी बेलन, बेलन को बच्चों अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी में इसके कहने का मतलब यह है बच्चों कि एक बेलन है और उसमें जब एक बार पंप किया जा रहा है ना, तो उसमें जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। देखिएगा, हम सबसे पहले बना दें एक सिलेंडर, एक बेलन बना देते हैं। वैसे आपको समझाने के लिए कोशिश करते हैं, फिगर के थ्रू आप जल्दी समझ जाएंगे। ये रहा बच्चों बेलन, ठीक है। और जो है इसमें मान लीजिए ऊपर से एक बार हम पंप कर रहे हैं, तो यहाँ से लगभग जो है 1/4 भाग क्या होता है, जितना इसमें हवा है उसका 1/4 भाग बच्चों बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से फिर हम एक बार और पंप किए तो फिर जितना उसमें हवा है उसका फिर 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। ऐसे मतलब निकल रहा है। तो पूछ रहा है कि यह बताइए AP में है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो हम लिखेंगे माना बेलन में हवा भी है। ठीक है,
मान लेते हैं कि इसमें जितना हवा है उसको बच्चों हम भी माने हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, अब मान लीजिए इसमें पूरा कितना है, भी हवा है, और एक बार पंप किए हैं ना तो इसका 1/4 भाग क्या हो जा रहा है, बाहर निकल, यानी इसी भी का 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि इसमें 4 घन सेमी हवा है और हम एक बार पंप कर रहे हैं ना, मान लीजिए इसमें टोटल 4 घन सेमी हवा है और एक बार बच्चों हम पंप कर रहे हैं ना तो 1 घन सेमी हवा क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। इसी तरह, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहला पद ब्रैकेट में A1 = V, ठीक है। दूसरा पद को बच्चों हम A2 कहेंगे बच्चों, यानी में V माइनस V/4, यानी में 4 × 4 और 4 में से बच्चों हम 4 × 4 V माइनस V यानी अपन V। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आएगा, इसको सबको V ही लिख दीजिए ऐसे नॉर्मली, 4 × 4 4 V माइनस V/4, यानी बच्चों हम 4 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 3 V, ठीक है। यानी में A2 का बच्चों मान कितना आ गया, 3 V/4, ठीक है। और फिर बच्चों हम देखेंगे तीसरा पद, तो तीसरा पद को बच्चों हम A3 कहते हैं। तो तीसरा पद बच्चों मेरा हुआ 3 V/4 माइनस 3 V/4 है बच्चों, इसका फिर 1/4, तो 1/4 माने बच्चों हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अब देखिएगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 V/4 और यह माइनस 3 V/4 = 16। अब बच्चों हम LCM लेंगे तो आएगा मेरा 16, ठीक है। 4 × 16, 4 × 3 = 12 V माइनस 3 V, यानी बच्चों हम 12 V में से 3 V घटाएंगे तो आएगा मेरा 9 V/16। इसको बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे इसको यहीं, यानी में तीसरा पद मेरा हो गया A3, ठीक है। अब बच्चों हम A1 देखिएगा भी, A2 इतना और A3 इतना। अब इसी को बच्चों हम चेक करेंगे क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिएगा चेक करने का उपाय आप लोगों को हम बताए थे, D बराबर होता है A2 माइनस A1। आइए हम इसको बच्चों हम चेक करते हैं और चेक करके आप लोग हम कन्फर्म करते हैं। तो देखिएगा D बराबर फार्मूला होता है, या देखिएगा A1 है या और A2 है और A3। तो फार्मूला आप लोग बताए थे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। तो A3 का मान देखिएगा आया है 9 V/16, 9 V/16 माइनस ये बच्चों 3 V/4, और फिर A2 का मान है बच्चों 3 V/4 और A1 का मान है बच्चों V। अब इसको बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसका लॉसन निकालेंगे तो आएगा 4 नहीं 16, ठीक है, क्या 16, ठीक है। तो 16 से 16 हम भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और फिर 1 से बच्चों 9 V में गुणा कराएंगे तो 9 V आ जाएगा, माइनस 4 × 16 और 4 × 3 = 12, ठीक है। फिर यह बराबर, और इसमें देखिएगा 3 V माइनस 4 × 4 V/4, यानी में 9 V में से बच्चों हम 12 V घटाएंगे तो आएगा माइनस 3 V/16, और ये बच्चों आ जाएगा 3 में से 4 घटा माइनस V/4, यानी में देखिए क्या है यह D, यानी में सार्वंतर क्या है, बराबर नहीं है। लिख देंगे क्या, सार्वंतर बराबर नहीं है। अब सार्वंतर बराबर बच्चों नहीं है तो यह क्या है, AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है बच्चों माने, यानी में यह समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको आप लोग लिखना चाहते हैं क्रम से तो पहला हम लिख देंगे V, दूसरा लिख देंगे बच्चों क्या है 3 V/4, और इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V, और यह कॉमन डॉट, ठीक है। यानी में बच्चों क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है यार। बच्चों पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसको आप लोग उतार लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। ये रहा बच्चों पहले का क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिएगा
इसको भी कह रहा है चेक करके बताइए कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, और है तो क्या है। तो देखिएगा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत का मतलब यह होता है बच्चों, कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई, यानी में 1 मीटर आप खुदाई करवाते हैं उसके बाद आपका कितना पैसा लग रहा है, इसी को बच्चों लागत कहा जाता है। देखिएगा, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। यानी बच्चों इसके कहने का मतलब यह है ना कि आप यदि 1 मीटर कुआं खुदवा रहे हैं तो आपको 150 रुपया लग रहा है, और कह रहा है बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। यानी में पहली बार आप 1 मीटर कुआं खुदवा रहे हैं तो आपको 150 रुपया लग रहा है। उसके बाद आप जैसे ही बढ़ाएंगे, यानी में उसके बाद दूसरा मीटर कुआं खुदवाते हैं तो फिर उसमें 50 रुपया और बढ़ जाता है, फिर तीसरा मीटर कुआं खुदवाते हैं तो उसमें और 50 रुपया बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा एक फिगर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक कुआं है, ठीक है, एक कुआं है, ठीक। अब मान लीजिए एक हो गया, अब यानी में यहाँ से लेकर के मान लीजिए 1 मीटर हो गया, या 1 मीटर हो गया। अब यानी में यहाँ से यहाँ तक कुआं खुदवा रहे तो आपको 150 रुपया लग रहा है, ठीक। या मान लीजिए 2 या 3 मीटर। अब फिर यहाँ से आप यहाँ तक 1 मीटर और खुदवाएंगे तो आपको 150 में 50 रुपया और बढ़ जा रहा है, यानी में 200 रुपया लग रहा है। यानी में 2 मीटर कुआं खुदवाए तो 200 रुपया। फिर मान लीजिए इसमें 1 मीटर और कुआं खुदवा रहे हैं तो इसमें हो जाएगा या 200 + 50, यानी में हो जाएगा 250 रुपया। देख रहे हैं, तो यानी अब यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक कुआं खुदवाएंगे तो आपको हो जाएगा 250 रुपये। यानी में यह बच्चों A1 हो गया, और यह हो गया आपका A2, और यह आपका हो गया A3। आपको यहीं से देख के पता चल जाएगा कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिएगा, पहला 150, फिर दूसरा इसमें 50 ऐड कर दिए 200, फिर इसमें 50 ऐड कर दिए 250, ठीक है। तो हम लिखेंगे, बस इसी को हम दिखा दे रहे हैं सिस्टमेटिक तरीक़ा से कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, इसको बच्चों हम A1 कह दे रहे हैं बराबर 150 रुपया, ठीक। अब दूसरे मीटर खुदाई की लागत इसको बच्चों हम A2 कह देते हैं, यह आपका हो गया 200 रुपया, और ये तीसरे मीटर खुदाई की लागत यह आपका हो गया 250 रुपया। देख रहे हैं, यानी में क्या हो गया, या A1 हो गया, या A2 हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया, A3 हो गया। तो चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है इसमें। तो चेक करेंगे तो सबके बीच में 20-20 का अंतर आ रहा है, ओके। और फिर उसके बाद से आप इसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीक़ा से क्या किया जाएगा, लिख दिया जाएगा। आइएगा देखिएगा, इसी को हम सिस्टमेटिक तरीक़ा से लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे, बस चेक करेंगे तो या A1 है, या A2 है, और या A3 है, ठीक है। तो D बराबर हम लिखते हैं A3 - A2, और या A2 - A1, ठीक है। ये बच्चों एक तरफ से देखा जाए तो यह फार्मूला के तौर पे है। सार्वंतर D माने होता है बच्चों सार्वंतर, आपको पता ही है। यानी में A3 का मान है बच्चों 250, और A2 का मान है 200, फिर A2 का मान है 200, और A1 का मान है 150। यानी 250 में से 200 घटाएंगे तो 50, और यही बच्चों 200 में से 150 घटाएंगे तो 50। यानी देख रहे हैं सार्वंतर क्या है, बराबर है तो लिख देंगे सार्वंतर बराबर है या समान है, इसलिए यह AP में है, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम चलते इसमें क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। ये रहा बच्चों पहले का चौथा। देखिएगा पहले का चौथा, यह थोड़ा सा अलग हटके है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से रिलेटेड। तो देखिए कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहले इसमें बच्चों देखिएगा, यह जो 10,000 है यह मूलधन है, और यह जो है 8% जो है बच्चों इसको हम दर कहते हैं। मूलधन बच्चों हम उसको कहते हैं कि
कोई भी पैसा हो और मेरा हो, मतलब मेरे अपने पर्सनल पैसे को यह बच्चों मूलधन कहते हैं। ठीक है, हम यह देखिएगा मूलधन को बच्चों हम पी से दर्शाते हैं, मूलधन। इसको बच्चों अंग्रेजी में हम प्रिंसिपल कहते हैं, वही प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल है वही। यह बच्चों मूलधन आपका 10,000 हो गया, और यह बच्चों दर है, इसको बच्चों हम 8 से दर्शाते हैं, इसको रेट कहते हैं। ठीक है, और बच्चों हम 3 साल तक का निकालेंगे। ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है बच्चों ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 पर पावर n। यह बच्चों ए माने मिश्र धन होता है, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन को बच्चों अंग्रेजी में हम अमाउंट कहते हैं। ठीक, और मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यह बच्चों सूत्र होता है। ठीक है, अब आइए हम सॉल्व करते हैं इसी पे, और इसमें n बच्चों देख ले लीजिए, n बराबर टाइम होता है, समय। ठीक, तो देखिएगा इसी बच्चों हम फार्मूला पे रख दे रहे हैं, तो यानी में a बराबर मूलधन है आपका कितना 10,000। ठीक, और 1 r की जगह पे बच्चों 8, और यह 100 एक बार एक। ठीक है बच्चों, ये पहले वर्ष के लिए हो गया। इसको a1, इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 बना देते हैं, चाहे रहने देते हैं, क्या समीकरण 1 बनाने की ज़रूरत नहीं। और फिर बच्चों हम a2 देखेंगे इसी फार्मूला पे, तो ये बच्चों हो जाएगा 10,000 1 प्लस r, r की जगह पे बच्चों क्या होगा 8, और यह 100। अब इस बार बच्चों हम दूसरे वर्ष के लिए निकालें तो 2 हो गया। यहाँ पे मन करते लिख लीजिए पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए। ठीक है, और यह बच्चों हो जाएगा क्या दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, और यह बच्चों हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए या पहले वर्ष के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में बच्चे यहाँ पे पहले वर्ष के लिए 1 था, यहाँ पे 2 था, इस बार 3 हो जाएगा। तो यानी में a3 बराबर 10,000 1 प्लस 8 अपान यह 3। अब आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा और देखिएगा, यह a1 है और यह a2 है और यह क्या बच्चों a3 है, क्या तीनों आपस में बराबर होंगे? देखिएगा यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, और यहाँ पे क्या है 3 घात है। यानी मैं देख के ही बच्चों लग रहा है कि यह तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ आप लोग चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका बड़ा हो जाएगा, लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वह वैसे ही दिख रहा है कि यह तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सीधे हम लिख देंगे इस पर। देखिएगा कि यह जो है सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है या बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। और बच्चों जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। सार्वंतर का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, कॉमन डिफरेंट। ठीक है, प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, कहीं कहीं हमको ज़रूरत पड़ती है तो प्रथम पद को A1 भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो एपी का मतलब जान ही रहे, समांतर श्रेणी होता है, जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, तो आओ देखो ए माने पहला पद दिया हुआ है, पहला पद को ए 10 और यह डी जो है डी भी 10 दिया है। तो ठीक है, तो प्रथम 4 पद, तो देखिएगा तो पहला पद तो मेरे पास है, अब हम निकालेंगे दूसरा पद।
दूसरा पद, ठीक है। दूसरे पद को हम A2 कह लेंगे। और थोड़ा सा ध्यान देना, कैसे से एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कह दे 10वां पद, 10वां पद, तो 10वां पद या फार्मूला के तौर पे होता है A + 9D, ठीक है। अगर 10 का होता है तो D से हम एक कम 10 से पहले कम कर देंगे तो मेरा 10वां पद हो जाएगा। ऐसे ही मान लो पूछे 15वां पद, तो इसको हम कर देंगे A + 14D, ठीक है। इसमें हमको A और D का मान क्या है पता है, तो निकालते हैं। देखना 4 पद, तो पहला पद तो हमको दिया हुआ है, दूसरा पद हो जाएगा A + 1D, ठीक है। अब A के जगह पे 10 और 1 और D के भी जगह पे 10 है, ठीक है। तो 10 और 1 में हम 10 से गुणा कराएंगे तो आएगा 10, 10 और 10 मिल के हो जाएगा 20, यानी हमको दूसरा पद मिल गया। क्या दूसरा पद मेरा मिल गया? क्या 20, ठीक है। एक तो मेरा आंसर यह भी होगा। अब देखो तीसरा पद देखते हैं, तो तीसरा पद मेरा होता है, तीसरे पद को हम A3 लिख लेंगे, ठीक है। तो तीसरा पद होगा A + 2D, ठीक। ये फार्मूला के तौर पे इसको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो A के जगह पे 10 और D के जगह पे कितना होगा 10, D का मान दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक। अब देखना सबसे पहले हम गुणा करते हैं, इसको और इसको जोड़ दोगे तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक। तब देखो तो 10 आदू में हम 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी के 20, तो 10 और 20 मिल के हो गया 30। ये तीसरा पद हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं चौथा पद, इसको हम मिटाते हैं। अब देखो चौथा पद, चौथा पद और चौथे पद को हम लिखेंगे A4, ठीक है। यह हो जाएगा तो चौथा पद A + 3D, ठीक है। अब A का मान 10 है यहाँ पे और D का मान भी देखो 10 है यहाँ पे। ये देखो चौथा पद, तो 3 से हम 10 में गुणा कराएंगे तो 10 3 30 और 30 से हम 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40। तो यह मेरा हो गया चौथा पद, चौथा पद A4, ठीक है, बराबर 40। बस हमसे 4 ही पद पूछ रहा है, ठीक है। जिसमें पहला पद आपका यह हो गया, एक दो आंसर मेरा यही हो गया, दूसरा आंसर है, तीसरा आंसर है और चौथा आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। यही काम इसमें भी करना है। पहला पद दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा पद, यहाँ D भी दिया है, D = 0, ठीक है। दूसरा पद को हम A2 कहेंगे। दूसरा पद का सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है A + 1D। तो A का मान है -2, ठीक, और 1 और D का मान है 0। तो -2 और 1 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0 और -2 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा -2, यानी में दूसरा पद मेरा हो जाएगा, दूसरे पद को हम A2 कहेंगे, दूसरा पद हो जाएगा -2, ठीक। एक आंसर मेरा यह। अब देखते हैं तीसरा पद, तो तीसरा पद माने A3, तीसरा पद A + 2D, ठीक है। अब A का मान -2 और
डी का मान है 0। अब यह -2 और फिर 2 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0 और -2 में हम 0 जोड़ेंगे तो फिर -2, यानी हमको तीसरा पद मिल गया है A3 -2। ठीक है, अब आते हैं चौथा पद। चौथा पद को हम A4 कहेंगे और चौथा पद होता है A + 3D। ठीक है, अब A का मान हमको है -2 मेरे पास और D का मान है 0, तो -2 और 3 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0, यह हो जाएगा -2। ठीक है, यह हो गया आपका चौथा पद। इसको आप लोग उतार लीजिए, तो फिर हम मिटाते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। चलो देखो तीसरा से। ठीक, देखो इसमें पहला पद दिया ही है, तो इसको जैसे दिया है वैसे लिख लेते हैं। A = 4। दूसरा पद को हम A2 कहेंगे। ठीक है, और A2 बराबर फार्मूला होता है A + 1D। A का मान 4 और D का मान -3, 4। और देखना 1 से हम 3 में गुणा कराएंगे तो 3 और यह माइनस प्लस मिल के क्या हो जाएगा, चाहे एक लाइन और बढ़ा लो, -3। अब यह प्लस माइनस मिल के हो जाएगा -4 - 3 यानी में 1, यानी में दूसरा पद मेरा हो जाएगा 1। तीसरा पद देखो, तीसरा पद को हम लिखेंगे A3। तीसरा पद होता है A + 2D। अब A का मान 4 है और D का मान -3 है। यह हो गया 2 × 3 = 6 -6 और यह 4 या प्लस माइनस मिल के -6। अब कम में से अधिक को हम घटाते हैं तो आता है माइनस में। ठीक है, तो 4 में से हम 6 घटाएंगे तो आएगा -2। तो तीसरा पद आपका हो गया A3 = -2। इसी तरह हम चौथा पद देख लेंगे। चौथा पद A4, चौथा पद होगा A + 3D। ओके, A का मान 4 और D का मान -3, तो यह 4 3 × 3 = 9 -9। ओके, और यह प्लस माइनस मिल के माइनस 4 - 9 यानी में -5। यह आपका हो गया चौथा पद, और चौथा पद को हम A4 करते हैं। ओके, यह तो दूसरे का तीसरा क्लियर हो गया। तो हम देखते हैं इसका चौथा, यानी में A = -1 और D = 1/2। तो हल में यानी में पहला पद हमारे पास है, पहला पद ब्रैकेट में A या A1 = -1 और D हमको पता ही है। दूसरा पद देखिएगा, दूसरा पद यानी में A + 1D। अब A का मान -1 और D का मान है 1/2। ओके, यह -1 और 1 में किसी भी संख्या से हम गुणा कराते हैं तो वही पद आता है। तो
इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा 1/2। अब इसका इसमें गुणा करा लीजिए, तो 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो -2 + 1 और पूरे का अपान 2, और -2 + 1 यानी -1/2, यानी में दूसरा पद हो जाएगा आपका, -1/2। अब हम देखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद a + 2d, क्या होगा? कुछ गड़बड़ है क्या? तो तीसरा पद देखो, तो तीसरा पद a + 2d, a का मान -1 और d का मान है 1/2। या 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, यानी -1 और या +1, -1 + 1 यानी में कट के क्या हो जाएगा? या 0 हो जाएगा। यानी में तीसरा पद मेरा क्या हो गया? तीसरा पद 0 हो गया। इसमें देखिएगा, एक आंसर मेरा यह होगा, एक आंसर मेरा यह, एक आंसर यह, और एक यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें मेरा एक आंसर तो यही हो जाएगा, दूसरा आंसर यह, तीसरा आंसर यह, और चौथा पद यानी में A4, चौथा पद हो जाएगा a + 3d। ठीक है, अब a का मान है -1 और d का मान है 1/2। अब 3 से 1 में गुणा कराएंगे तो आएगा 3 × 3 3/2। अब फिर 2 से 1 में गुणा कराइए तो हो जाएगा -2 और + 3/2। अब देखो -2 और +3, एक माइनस एक प्लस हम घटा देंगे, और हम 2 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 3 बड़ा इसके पहले प्लस है, इसलिए जो आएगा वो प्लस में आएगा, यानी में 1/2। यानी में चौथा पद यानी में A4 बराबर क्या आ गया? 1/2। ये मेरा लास्ट वाला आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो। चौथा नहीं, पांचवा है ना? हाँ, पांचवा है। तो पांचवा में जो है, पांचवा के लिए इसको मिटा दे क्या? ये हो गया है, रुक इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें दशमलव वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और देखना तुम लोग, ये पूछेगा नहीं परीक्षा में, या परीक्षा में पूछेगा नहीं, काफ़ी सिंपल है, लेकिन सिलेबस में तो पढ़ना है। अब देखते हैं पहला पद, पहले पद को A1 या A दोनों एक ही बात है, या -1.25। ठीक है, दूसरा पद देखो, दूसरा पद यानी में A2, दूसरा पद आएगा A + 1d, ए का मान है -1.25 और d का मान है क्या? -0.25। ठीक, अब ये हो जाएगा -1.25, और किसी भी संख्या से हम 1 में गुणा करते हैं तो वही आता है, यानी में हो जाएगा -0.25। ठीक, और यह माइनस प्लस मिल के हो जाएगा माइनस, तो -1.25
और माइनस 0.25। अब हम दोनों के आगे माइनस है तो जोड़ेंगे और चिन्ह हम 10 8 देंगे माइनस का ही, तो 1.25 और 0.25 देखना, 5 5 10 के 0 और 2 2 4 1 5, यानी मैं 1.50, यानी मेरा दूसरा पद आ गया, दूसरा पद आ गया यार। ओके, अब देखते हैं तीसरा पद। तीसरे पद को A3, तीसरा पद का फार्मूला जाएगा A+2D। ई का मान है -1.25 और डी का मान है -0.25। अब हम 2 से 25 में गुणा कराएंगे तो आएगा 25 दूना 50, लेकिन यह माइनस में आएगा तो 0.25। फिर यह प्लस माइनस मिल के माइनस -1.25 और यह -0.25। फिर इसको जोड़ लीजिए आप लोग, तो 1.25 और 0.25 तो 10, ठीक है, और 2 दूना 4 1 5 और यह हो जाएगा आपका क्या 1, यानी हम इसको हम देखेंगे तो 1.50। दशमलव के बाद हम एक एक अंक पढ़ते हैं। दशमलव के बाद इसको 50 पढ़ोगे तो वह गलत माना जाएगा। चौथा पद देख लीजिए, चौथा पद ब्रैकेट में A4, चौथा पद होता है A+3D। तो ए का मान है मेरे पास -1.25 और डी का मान है -0.25, तो यह होगा -1.25। अब देखना 3 से हम 25 में गुणा कराएंगे तो आएगा 25 3 75, गुणा करा लीजिए यहाँ पे 25 में हम 3 से 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 से 9, यानी मैं -0.75। ओके, तो यह प्लस माइनस मिल के -1.25 और 0.75। ओके, एक लाइन चल जाएगा नीचे, एक लाइन चला जाएगा ना। अब इसको जोड़ लोगे तो 1.25 और 0.75, 10 और 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, यानी मैं 2.0 या खाली 2 लिखेंगे। चौथा पद हो गया A4, इसका आंसर हो गया। तो चौथा पद ये रहा बच्चों तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद को A3 करेंगे और एक पे मेरा आंसर यही हो जाएगा। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।